हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शैलजा गोयल फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली सीबीएसई वालों ने साइट पे डाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें 40 मार्क्स के हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 27 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके 1 मार्क के रहेंगे स्टूडेंट्स। 1 मार्क इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्वेश्चंस रहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 27। इसमें आपकी रीजनिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, और इसमें इस बार इन्होंने क्या कर दिया, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए। आप देख रहे होगे मार्किंग स्कीम में मैंने लिखा हुआ है कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसमें कुछ क्वेश्चंस केस बेस्ड होंगे। मींस आपको एक केस स्टडी दी होगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढ के उनका जो आंसर है वो फिलअप करना होगा। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट, 4 क्वेश्चंस हैं, 11, 12, 28, 29, ये आपके रहेंगे 3 मार्क्स ईच। क्लियर है। लेकिन इसमें इन्होंने वर्ड्स डिस्क्राइब कर दिए, लेंथ बता दी कि मैक्सिमम ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं ये 60 to 80 वर्ड्स के ही रहेंगे, आप इससे ज़्यादा इनकी लेंथ नहीं कर सकते। क्लियर। Similarly, question number 13, 14 and 15 of macroeconomics and question number 30, 31 and 32 of Indian economic development, ये रहेंगे 4 मार्क्स ईच, और इनकी जो लेंथ है मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती। लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का, और इनकी जो लेंथ है मैक्सिमम वो 100 to 150 वर्ड्स रहेगी। साफ साफ लिखा है इस पैटर्न में, इन्होंने लिखा हुआ है आंसर्स शुड बी ब्रीफ and to the point and the above word limit be adhered to as far as possible। कहते जो वर्ड्स की लिमिट इन्होंने दी हुई है आप उसी के ऊपर कायम रहोगे, आप इससे ज़्यादा अपनी लेंथ को एक्सीड नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये जो इस बार इन्होंने केस स्टडी डाली है ये आपके लिए नया है। अब हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट ए, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इसका ये जो पेपर है ये आपके वीडियो के लास्ट में PDF अटैच कर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री इज़ अ डैश कंसेप्ट whereas the change in inventory is a dash concept। इन्वेंट्री, तो आपको इन्वेंट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा है। इन्वेंट्री में हम क्या लेते हैं, इन्वेंट्री में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं वो इंक्लूड कर देते हैं। तो इन्वेंट्री में कुछ हमारा सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड स्टॉक भी रहता है। तो आपको पता होगा कि जो इन्वेंट्री है ये हमारा है स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसी में फिलअप, चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जब आप चेंज करोगे तो किसी में भी कुछ भी चेंजेस अगर हमने डिस्कस करने हैं तो वो बन जाता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। क्लियर है। तो फर्स्ट MCQ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट एंड चेंज इन इन्वेंट्री इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्लियर है। इसी का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने एक यहाँ पर और में डाल दिया तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और क्या दे रखे है, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, ये कितना दे रखा है हमें, 200 करोड़ रुपीस
200 crore and the value of factor income to abroad is equal to 40 crore. Identify the value of factor income from abroad. स्टूडेंट इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम कैसे निकालते हैं. इसको कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने फैक्टर इनकम बाहर से अर्न की, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो बाहर के लोग इंडिया से कमा के लेकर गए. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बचता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, दैट इज 40 करोड़. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने निकालना है, तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं. x माइनस 40, इधर क्या है हमारे पास गिवन है? 200 करोड़. तो ये 240 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ जाएगा? 240. तो सेकंड जो है इसका फर्स्ट का ही सेकंड जो पार्ट बना रखे और में, तो इसका आंसर सी टिक करोगे आप, ₹240 करोड़. चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर डाला गया है. इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स many economists have raised their concerns that Indian economy may have to face a deflationary situation. तो पहले आपको डिफ्लेशनरी का मीनिंग पता होना चाहिए. ये मैं रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स. देखिए डिफ्लेशन क्या होता है? एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स लगातार परसिस्टेंट रेट पर जर्नल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना, और डिफ्लेशन ठीक इसका ऑपोजिट होता है, प्राइसेस का डिक्रीज होना. कहते कोविड-19 चल रहा है, टाइम चल रहा है, इतना क्रूशियल पीरियड चल रहा है, उस वजह से इकोनॉमिक्स को ये लग रहा है कि डिफ्लेशन आ जाएगा हमारी इकॉनमी में ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है कि आप डिमांड ज़्यादा करते हो, फिर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, सप्लाई ज़्यादा होती है, मोर एम्प्लॉयमेंट होता है, मोर इनकम होता है. तो जितनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं उतना क्या है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है इकॉनमी में. लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन कम और डिफ्लेशन आ जाएगा. तो इसके बेस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? कहते सपोज यू आर अ मेंबर, ये केस स्टडी है स्टूडेंट्स. सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई. अब आरबीआई ने कमेटी बनाई है, आप उसके मेंबर हो. अब आप क्या सजेस्ट करोगे? एज द सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स डैश ऑफ द मनी सप्लाई बी इंश्योर्ड बाय द आरबीआई. अब आरबीआई को आप क्या सजेशन दोगे कि इस क्रूशियल पीरियड में वो मनी सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें या रिलीज करें? ऑब्वियसली क्रूशियल पीरियड में जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो. तो आप क्या सजेस्ट करोगे? टू रिलीज द मनी सप्लाई, ना कि रिस्ट्रिक्ट. तो इसमें आप फिलअप करोगे रिलीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू. अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया. ये चॉइसेस गिवन है आपके पास 4 चॉइसेस. अब आप में से आपको उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है. मनी सप्लाई की डेफिनेशन देनी है. तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई क्या रहता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक. मीन्स लोगों के पास जितना भी पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आपके पास मतलब जो कैश इन हैंड है और जो कैश एट बैंक है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट. तो ये इसका आंसर रहेगा. ऑप्शन इसमें आ जाती है सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें आपको पेयर्स दिए गए हैं, उनमें से एक 1 पेयर जो है वो आपको करेक्ट पेयर है वो फाइंड आउट करना है. सुन लीजिए, देख लीजिए, आपके इस वीडियो के लास्ट में PDF अटैच है. ऑप्शन ए क्या दे रखे है? करंट अकाउंट सरप्लस. करंट अकाउंट सरप्लस कैसे निकालते हैं? करंट अकाउंट पहले तो आप देख लीजिए करंट अकाउंट सरप्लस होता क्या है. करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट में आता क्या है? करंट अकाउंट में जितना भी हमारा
गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर लेन देन होता है, प्लस जो हमारी अनरिक्यूटेड ट्रांसफ़र्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट में हम क्या लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ अनरिक्यूटेड ट्रांसफ़र्स। तो ये 3 चीज़ें लेते हैं। तो होता सरप्लस कब आएगा, सरप्लस तब आएगा जब हमारा रिसीट्स ग्रेटर देन क्या होगा, पेमेंट। क्लियर है, रिसीट ग्रेटर देन पेमेंट, तब हमारे पास सरप्लस रहता है। तो इसकी जो ऑप्शन है, ये मैंने फॉर्मूला सही आपको लिख के बता दिया करंट अकाउंट सरप्लस में, तो इससे मिलता जुलता है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है करंट अकाउंट सरप्लस, और इसके साथ ऑप्शन दे रखी है रिसीट्स ग्रेटर देन पेमेंट, तो आप इसके ऊपर टिक कर दोगे, बी। क्लियर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू और फॉल्स में आपको जो है, जो स्टेटमेंट ट्रू है आपको उसके ऊपर टिक करना है। ऑप्शन ए, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए ये ऑप्शन गलत है। फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, तो इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखती। सेकेंड है, इन द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू बाय एंड सेल फॉरेन सिक्योरिटीज़। ये भी गलत है, क्योंकि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन करता है, ना कि गवर्नमेंट, तो ये गलत है। और वैसे भी जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई में हेल्प करती है, ना कि बाय और सेल में। सी है, इन द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, उसमें कौन इंटरवेन करता है, आरबीआई। तो मैं मैनेज्ड फ्लोटिंग ही लिखूंगी, डर्टी फ्लोटिंग नहीं लिख रही। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, इसमें कौन इंटरवेन करता है, इन मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम आरबीआई इंटरवेंस और सेंट्रल बैंक इंटरवेंस। तो ये आपका है ऑप्शन सी। चलिए डी भी बता देती हूँ। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड रेट सिस्टम, एक तो होता है फ्लोटिंग फ्लक्चुएशन, एक होता है फिक्स्ड फ्लक्चुएशन। जो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, उसमें मार्केट फोर्सेस जो है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती हैं, फिक्स्ड में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन। जब भी कुछ भी आप रिसीव करते हो तो वो क्रेडिट साइड में आता है, और कौन से अकाउंट में जाएगा, तो ये आप सिंपल एक रेंट जो है आपको रेंट मिल रहा है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये किस टाइप का लोन नहीं है, तो आप इसको करंट अकाउंट में डालोगे। तो 6th का हमारा, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये 3, देन 4, देन 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन ए, दैट इज क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर करंट अकाउंट। ऑप्शन ए आप इसमें फिल करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये केस स्टडी है। आपको एक केस दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले आप उसको पढ़ोगे। देखिए क्या है, आरबीआई कट रेपो रेट टू 4.4%, द लोएस्ट इन एट लीस्ट 15 ईयर्स। आरबीआई ने रेपो रेट बहुत कम कर दिया, और इसने सीआरआर भी कम कर दिया, और उसके बाद सीआरआर कम कर दिया। ये सीआरआर कम क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है इकॉनमी में वो कम हो गई, और इस वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे कहते कम हो रहा है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एग्रीगेट डिमांड में वीकन एंड ईज कोर इन्फ्लेशन। कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कम हो जाने से जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये केस दिया गया, आप इसको पढ़ लोगे। इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कहते कट इन रेपो रेट।
अच्छा, ये सीधी सीधी बात हम कर लेते हैं। आरबीआई जब भी रेपो रेट कम कर देता है, पहले तो रेपो रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। क्लियर है? अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, मींस लोन लेना कमर्शियल बैंक को सस्ता हो जाएगा, तो आगे आप लोगों को भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन क्या है? कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। रेपो रेट कम होने से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स आप ज़्यादा डिमांड करते हो पैसों की, क्योंकि आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो आप पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हो? फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो 7th में आप ऑप्शन फिल करोगे इंक्रीज। सिमिलरली कहते हैं अगर आरबीआई ने सीआरआर कम कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीज इन सीआरआर कैश रिजर्व रेशो विल लीड टू। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कि जो भी पब्लिक कमर्शियल बैंक में कैश डिपॉजिट करवाती हैं, जो भी आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखता है, और वो हमारा नियर अबाउट चल रहा है 4%। कहते अगर वो सीआरआर कम कर दे, सीआरआर कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक को रिजर्व कम रखना पड़ेगा विद आरबीआई। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा रिजर्व होंगे आप लोगों को ज़्यादा देने के लिए, तो आप लोगों को वो जो इकॉनमी में ज़्यादा मनी सप्लाई कर पाएंगे। आपके पास जब पैसा ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हो। तो ऑप्शन देखिए, कहते हैं अगर सीआरआर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, नो। राइज इन एग्रीगेट डिमांड, यस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइज इन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसी से मिलता जुलता। द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as inflationary और deflationary gap। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी। ये हमारी वाई लाइन है जिसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं फुल कि हाँ आपका इतना ही हो। ठीक है, और इतनी हम इकॉनमी में ये इक्विलिब्रियम लेवल पर आ रहे हैं ओ के ऊपर। अब क्या है? कहते हैं द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड। ये जो एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पर है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डिमांड कर बैठते हो तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल और एक्सेस, ई डाल देते हैं एक्सेस। ये फुल है जो होना चाहिए, आप इससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो? OQ1। हमारे पास कितनी है? OQ। तो ये जो गैप आ जाता है इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? चीज़ों के रेट बढ़ना। ऑब्वियसली मेरे पास चीज़ें कम है बेचने के लिए, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो मैं अपने स्टॉक का रेट क्या कर दूंगी? इंक्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या टिक करोगे? इसमें फिल आप क्या करोगे? आप इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी आर। अब देखिए क्या है, इसी से डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब आप एक्सेस डिमांड करते हो, अब देखिए जितनी हमारी कैपेसिटी थी आपको OQ क्वांटिटी सप्लाई करने की, इतना ही अगर आप डिमांड करते हो OQ, तो ये है हमारा इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने चीज़ें सप्लाई कर दी OQ, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डिमांड करते हो तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ना तो इसका जो असर है वो आउटपुट के ऊपर होगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर ही नहीं सकते, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? चीज़ों के ऊपर पड़ेगा, रेट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, डी, नो चेंज इन आउटपुट
और एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। आउटपुट तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी ही थी, रिसोर्सेज हमने फुली यूटिलाइज कर लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन आएगा। तो 10th का आंसर आएगा, इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज डी, दैट इज नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट का 11 डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स। इसमें आपकी जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको बताई थी, दैट इज 60 to 80 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिख के आपने एक वैलिड रीजन भी देना है, अकेला ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ए सुनिए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। कहते जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है GVA एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या वो सेम है? आप लिखोगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इसमें जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, उनकी, बिकॉज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस includes gross value added by all producing sectors in the economy। ये आप एक लाइन में इसका आंसर दोगे, सिंपल एक लाइन में, क्योंकि जो जीडीपी है ये एक वाइडर टर्म है। जीडीपी इज वाइडर टर्म देन जीवीए। जीडीपी में क्या आता है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टेरिशरी सेक्टर है, उन अलग अलग सेक्टर्स ने जितनी ग्रॉस वैल्यू ऐड की है उन सभी को ऐड करके जीडीपी बनता है। क्लियर? तो इसका आंसर फॉल्स लिख के आप ये रीजन दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जिनको आप फाइनल प्रोडक्शन में ऐड करते हो, फाइनल प्रोडक्शन में आप यूज़ करते हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी ड्यूरेबल नहीं होती, वो उनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ हो गई तो वो ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप वीट यूज़ कर रहे हो बेकरी प्रोसेस में केक बनाने के लिए, तो ड्यूरेबल नहीं है, ये नॉन ड्यूरेबल है। तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा और रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगेन आपको एक वैलिड रीज़न देना है whether the following statements are true or false। और क्वेश्चन ए दे रखा है, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था जब हमने करंट अकाउंट सरप्लस की जो डेफिनेशन की थी। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है ये कर लेते हैं हम। करंट अकाउंट में 3 चीज़ें लेते हैं हम। एक तो लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें आप गुड्स लेते हो। दूसरा हम लेते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल आइटम बोलते हैं। तीसरा हम लेते हैं बैलेंस ऑफ अनरिक्यूटेड ट्रांसफर्स, मतलब जो भी आप ट्रांसफ़र पेमेंट करते हो, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आप करते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि करंट अकाउंट में क्या सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज आता है? तो आप इसका रीज़न दोगे, इसका आंसर दोगे नहीं, फॉल्स। क्योंकि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इंक्लूड होता है, ना कि सिर्फ ट्रेड और सर्विसेज। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड।
ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ही चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने करंट अकाउंट आपको बताया था। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट में हम क्या ऐड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में देखिए दो साइड्स होती हैं हमारी, वन इज़ रसीट्स एंड सेकंड वन इज़ पेमेंट। जो हमने कैपिटल नेचर की जो अमाउंट हमारे पास आई और दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, जो हमने दिया, ये ऐसे साइड बना देते हैं। ठीक है जी। तो इस साइड से हम क्या लेते हैं? रसीट्स, और इधर हम क्या करते हैं? पेमेंट। क्लियर? अब इधर क्या क्या लिया है? अगर हमने कोई लोन लिया है, दूसरा या हमने लोन दिया हुआ था उसकी रिकवरी हुई है, थर्ड वन हमारे पास कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करके हमने कुछ प्रॉपर्टी सरकारी बेच दी, उससे जो हमारे पास पैसा आया तो वो भी हम इधर क्रेडिट साइड डाल देते हैं। क्लियर? तो अब क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि अगर हमने बोरो किया है फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से अगर हमने बोरो किया है तो हाँ वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन क्रेडिट साइड, इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड जाएगा, ना कि डेबिट। डेबिट होता है जो हमने पेमेंट की। पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा? ये जो आपने लोन लिया था, अगर हम इस लोन को रीपे कर दें, क्लियर है, लोन को हमने रीपे कर दिया तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है? लोन लिया है, बोरो किया है, या हम इधर क्या कर देंगे कि कोई आपने प्रॉपर्टी की है, किसी में इन्वेस्टमेंट की है, इधर डिस इन्वेस्टमेंट आ जाती है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड आ जाता है इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमारे पास से गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, आप लिखोगे नहीं, हम इसको क्रेडिट साइड डालेंगे ऑन इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए, अब इसी के साथ एक चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 12th में, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखिए ये करंट अकाउंट से ही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कब आएगा? क्वेश्चन नंबर 14, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम CAD भी बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कब आता है? जैसे हम ये बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने जो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने से हमारे पास पैसे आएंगे, इंपोर्ट करने से हमारे पास पैसे जाएंगे। तो इसमें 3 अकाउंट है। क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा अकाउंट अगर माइनस में आ जाता है तो क्या ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी माइनस में आएगा? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो है 10,000। सिमिलरली बैलेंस ऑफ सर्विसेज मान लो है माइनस 30,000, ये डेफिसिट में है। एंड बैलेंस ऑफ अनरिक्यूटेड ट्रांसफ़र, तो ये हमारे पास है मान लीजिए प्लस के 5,000, तब भी हमारे पास क्या आ गया? आप देखोगे कि जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, ये 15 तो -15। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डेफिसिट होगा, है ना। चलिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने बोला डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट, तो आप क्या लिखोगे? दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और इसमें सिर्फ ट्रेड नहीं, इसमें सर्विसेज और अनरिक्यूटेड ट्रांसफर्स का भी हम बैलेंस चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी हमारा 12th ही चल रहा था, 12th का, अच्छा ये 12th का बी पार्ट था, सॉरी मैं नंबर गलत दे रही हूँ, ये 12th का बी पार्ट था और ये 12th का ही और में पार्ट दिया गया है, 12th का ही और है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। 13 का ए पार्ट क्या कहता है? मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन करना है। जस्ट आपको 2-3 लाइन्स में, मैक्सिमम 2 लाइन्स में आपको इसका आंसर देना है। मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स create credit based upon reserve ratios and initial deposit। मनी मल्टीप्लायर क्या है? जिस बेस पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट्स। सिंपल।
इसी का अब हम बी पार्ट देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व रेशो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। देखिए कहते जो क्रेडिट क्रिएशन है उसका रिजर्व रेशो के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप है। कैसे, इसको हम डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको लेनी है, आप कोई भी फिगर लोगे पेपर में, ठीक है। देखिए क्या है, 13th का बी पार्ट हो रहा है यहाँ पर। पहले तो क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर ही है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में फ़र्क है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। लेट, अब हम अज्यूम करेंगे लेट इनिशियल डिपॉजिट वो कितने हैं हमारे पास 10,000 एंड रिजर्व रेशो मान लीजिए हमारे पास है 10%, मान लीजिए, ठीक है। 10% लेके चल रहे हैं अभी हम। 10,000 हमने इनिशियल डिपॉजिट करवाया, मान लीजिए रिजर्व रेशो है 10%, तो क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ 10,000 अपॉन 10%, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, 10,000 अपॉन 10%, का जो 100 है वो ऊपर आ जाता है, तो कितनी मनी क्रिएट हुई 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1 लाख हो गया हमारे पास। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट इनिशियल डिपॉजिट 10,000, अब हम रिजर्व रेशो को कम कर देते हैं, 5% कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन 5%, तो ये हमारा आ गया कितना, जब हमने कम कर दिया तो ये हो गया जी हमारा 2 लाख। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है, 2 लाख। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व रेशो, तो ये सही है। अगर रिजर्व रेशो कम ज़्यादा है तो क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है, जस्ट ₹1 लाख। अगर रिजर्व रेशो हमने 5% कर दी, आधी कर दी, तो क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है, इसका डबल, दैट इज़ 2 लाख। तो आप इस तरीके से कोई भी फिगर लेके आप ये करके दिखाओगे कि आप लिखोगे कि हाँ ये इनवर्सली रिलेटेड है। चलिए आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इकॉनमी, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, ये आप कैलकुलेट करके दिखाओगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है ये, अगर आप इसको ध्यान से करो तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, आपको इसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इकॉनमी में कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 200 प्लस 0.5y। 200 क्या रहता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0.5 क्या होता है हमारे पास MPC। C इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड Y इज़ नेशनल इनकम, और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है दैट इज़ 400 करोड़ रुपीज़, 400 करोड़। क्लियर है। अब आपको क्या पता करना है, इज़ द इकॉनमी इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ₹1500 करोड़। तो पहले आपको इनकम लेवल निकालना है, ये दिया हुआ है। इन फिगर्स को यूज़ करके हम y निकालेंगे। क्या है, y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम के 2 पार्ट रहते हैं, कुछ आप कंज्यूम कर देते हो, कुछ आप उसमें क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। कंजम्पशन का दे रखा है 200 प्लस 0.5y, आई कितना दे रखा है 400 करोड़, इधर हम y लिखेंगे। ठीक है जी, ये करोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये y इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 600, ये 0.5 रह गया। तो ये करके हमारे पास इनकम लेवल आ जाएगा। तो इनकम लेवल हमारे पास आ गया ₹1200 करोड़। क्वेश्चन क्या पूछा है,
इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ ₹15 करोड़, तो आपका आंसर होगा नो। नो में लिख के ये करके दिखाना है आपने, ठीक है जी। चलिए, इसी का और पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 ही है इसका, आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है और में चॉइस दे रखी है, डिफाइन एक्स एंटे सेविंग 2 नंबर में है, एंड डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी 2 मार्क्स का है। एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे सेविंग क्या होती है स्टूडेंट? एक होता है एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंटे होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग। एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्चुअल सेविंग, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप एक्चुअल में करते क्या हो, तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इकोनॉमी में वो है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी 2 मार्क्स का है, एक एक लाइन में आप इसको डिफाइन करोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि इकॉनमी में जो लोग वॉलंटरी बेसिस पे काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है, दे आर गेटिंग वर्क, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इकॉनमी में कभी भी ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल ही ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। कौन सी? ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से काम ही नहीं करना चाहते, या एक नौकरी छोड़ दी दूसरी अभी तक मिली नहीं, जिसको हम फिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंडियाज जीडीपी contracted 23.9% in the April-June quarter of 2020-21 as compared to the same period of 2019-20, suggesting that the lockdown has hit the economy hard. अब क्या है कि लास्ट ईयर से अगर हम इस साल कंपैरिजन करें तो हमारा जीडीपी काफ़ी कम हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या 2 मेजर्स बताते हैं कि जो सरकार को करने चाहिए। देखिए, जब भी कोई ऐसा होता है कि इकॉनमी में जीडीपी कम हो जाता है तो मेनली सरकार के हाथ में क्या रहता है, एक तो टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 15 में 2 मेजर्स हम क्या लिखेंगे कि एक तो सरकार को अपने जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस कर देने चाहिए। टैक्सेस को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगी इकॉनमी में तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से बढ़ जाती हैं। तो फर्स्ट मेजर क्या देंगे, रिडक्शन इन टैक्सेस, एंड सेकेंड हम क्या देंगे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी आपको पता है, अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा कि जब भी सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है तो इससे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं। सरकार किसी एक्टिविटी में पैसा लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो प्राइवेट सेक्टर तो ऑटोमेटिकली आगे आता है। तो ये 2 मेजर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके 6 मार्क्स के रहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन मे नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, ये आपको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमने किया हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं कि कुछ भी अगर हम करते हैं पैसों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आपको टीच कर रही हूँ तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन यही अगर मैं अपने बच्चों को टीच करती हूँ घर पर जाकर अपने बच्चों को फॉर द सेक ऑफ लव एंड प्लेजर, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिफेंड करोगे या रेफ्यूट करोगे। कहते ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन, कि वुमेन जो भी एक हाउस मेकर, जो एक लेडी होती है घर पे जो भी काम करती है, उन सर्विसेज को मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सेकंड क्या पार्ट दे रखा है, यहाँ पर सेकंड दे रखा है, कंपनसेशन टू विक्टिम्स of a cyclone is an example of a welfare measure taken by the government। कहते हैं जो सरकार, एक तूफान आया, कोई साइक्लोन आया, उसमें लोगों के वेलफेयर के लिए अगर कोई कंपनसेशन देती है विक्टिम्स को, तो क्या ये वेलफेयर मेजर में आता है? हाँ, ये तो है ही है।
ठीक है। कंपनसेशन गिवन टू द विक्टिम्स ऑफ ए साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर, ये है, लेकिन हम इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नेशनल इनकम इन्होंने नेक्स्ट पूछा है, स्टेट विद वैलिड रीजन शुड इट बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम में हम कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेते। अगर हम कुछ भी किसी को डोनेट करते हैं, चैरिटी पर्पस के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो वन साइडेड ट्रांजेक्शन रहती है, जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो आप लिखोगे कि ये वेलफेयर तो है, सरकार की वेलफेयर स्कीम में तो आएगा, लेकिन हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों 3-3 मार्क्स के हैं, ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसी में चॉइस दे रखी है आपको जी, चॉइस क्या दे रखी है स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन वाज 200 करोड़ इन 2018-19 वाइल द जीडीपी ऑफ, अच्छा नेशन 2 दे रखे हैं, एक नेशन एक्स है और एक नेशन वाई है। क्वेश्चन नंबर 16 का हम और पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जीडीपी जो है ये एक्स की पहले थी 2000 करोड़ और वाई की थी 1,20,000 करोड़। If the GDP of nation X rises to 4,000 crore in 2019-20, ये पहले 18-19 में इतनी थी, अगर 19-20 में कहते हैं ये डबल हो गई। सिमिलरली 19-20 में अगर इसकी जीडीपी भी वाई की 2 लाख हो गई, तो आपको चेंजेस को कंपेयर करना है। चेंजेस को कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए एक्स में कितने चेंजेस आए 2000, वाई में कितने चेंजेस आए 80,000। तो मेजर कैसे करते हैं? जो चेंजेस हैं हमारे दैट इज़ 2000 अपॉन जो बेस था दैट इज़ 2000 इनटू कर देंगे 100, तो ये कितना आ गया 100% चेंज आ गया नेशन एक्स में। तो नेशन वाई का अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? चेंजेस को ऊपर रखते हैं, 80,000 बेस को नीचे रखेंगे दैट इज़ 1,20,000 इंटू 100। तो इसमें कितने चेंजेस आए? जस्ट 66.67%। बस आपको ये करके दिखाना है, ठीक है जी। तो आप क्या लिखोगे कि जो नेशन एक्स है उसकी जीडीपी में नेक्स्ट ईयर में 100% ग्रोथ हुई है, लेकिन वाई में जस्ट कितनी हुई है 66.67%। चलिए नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का 17। इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है, बजट में जो सरकार देखती है कि हमने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है, सरकार ऐसा क्यों करती है, अपने रिसोर्सेज को बजट में क्यों दिखाती है कि हम कहाँ कहाँ पर एलोकेट करेंगे। स्टूडेंट इसके देखिए 2 रीज़न है। मेनली क्या है, जो सरकार है उसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। देखिए हमारी इकॉनमी में 2 टाइप के सेक्टर रहते हैं, एक पब्लिक सेक्टर रहता है, एक प्राइवेट सेक्टर रहता है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो किसके लिए काम करता है? सोशल वेलफेयर के लिए। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसके लिए काम करता है? ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ हमारी इकॉनमी में यूज़ के लिए मेरिट गुड्स रहती हैं, मेरिट गुड्स, जो ऐसी चीज़ें जो सरकार चाहती है कि हम लोग उनको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, सैनिटेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार चाहती है कि ये लोग यूज़ करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लोग इसके लिए पे ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स हैं, लोग इसके लिए पे करते ही नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इसको प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, फिर सरकार को इंटरवेन करना पड़ता है। सरकार अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। क्यों सरकार करती है? क्योंकि सरकार को लगता है कि ये चीज़ें सोशली डिज़ायरेबल हैं, ये सर्विसेज लोगों के पास आनी चाहिए, इसलिए एलोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बजट में। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट क्या दे रखा है? डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब यही टॉपिक है, इसका बी पार्ट बना दिया, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। सरकार ये देखती है कि हमें अपने पैसे कहाँ कहाँ पर खर्च करने हैं, जो सरकार के पास फंड है, तो सरकार क्या करती है बजट में वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
स्कीम्स के बारे में बताती है कि हम अपना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे। क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकॉनमी में एग्रीगेट जो डिमांड है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी इंक्रीज़ होंगी। सिमिलरली रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ पर एलोकेट करती है, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन सरकार कहती है कि फ्लाईओवर बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है। तो इन सभी से लोगों का वेलफेयर होता है। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा पार्ट ए जो कि था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सिमिलरली अब हम पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इसके भी जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके 1-1 मार्क के रहेंगे। पहले जल्दी से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि इस बार CBSE ने नेशनल इनकम का कोई भी 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं डाला प्रैक्टिकल। कोई इनकम मेथड नहीं है, कोई प्रोडक्शन मेथड नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न बदल कर आया है। चलिए पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी, 1 मार्क। डैश वॉज द Indian finance minister in 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming larger on the east while Indian economy। 1991 में कौन से ऐसे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म कर दिया था? तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921। 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, जिसमें बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी लेकिन स्लाइटली कम हो चुका है सेकंड स्टेज में। तो इसका आंसर आएगा अब हम सेकंड स्टेज। क्लियर। तो इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी में दे रखा है सेकंड। नेक्स्ट अब आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ जैसे रीजनिंग करते हैं ना, असर्शंस और रीजन। 2 स्टेटमेंट है, 1 इज असर्शन एंड सेकंड 1 इज रीजन। आपको ये पेयर चूज करना है। देखिए क्या है। सॉरी, असर्शन, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम जो है प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो फाइनल गुड्स हैं हम उसको इंपोर्ट करते आ रहे हैं ब्रिटेन से। रीज़न इसका क्या दे रखा है इन्होंने, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट स्टूडेंट, कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉलोनियल सिस्टम था हमारी इकॉनमी में, ब्रिटिशर्स, उन्होंने पॉलिसीज़ के ऊपर, ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। उन्होंने ही बोला था कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो रीज़न है ना असर्शन ए का, ये सही है। तो इसका अल्टरनेटिव आप ए टिक करोगे, अल्टरनेटिव ए टिक करोगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न जो है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आप इसका ए टिक करोगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसा ही है, सॉरी 20th का ही और पार्ट दे रखा है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। और में रीज़न और असर्शन है, द मेजर पॉलिसी इनिशिएट्स दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये सही है कि जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स आए थे तो हमारा जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी थी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में। इसका रीज़न क्या दे रखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिडंट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। आपको लगता है कि ये रीज़न सही है? रीज़न क्या दे रखा है कि हमारी जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, पहले तो असर्शन क्या दे रखा है कि लैंड रिफॉर्म की वजह से जो हमारा कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। रीज़न क्या दे रखा है कि जो इसका रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वो कम नहीं हुई जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी। तो ये तो कोई रीज़न नहीं है इसका।
तो इसका आंसर बी आएगा। बी में क्या कहते हैं कि हाँ ये सही है कि ए स्टेटमेंट भी सही है, बी भी सही है कि एग्रीकल्चर में लोग कम नहीं हुए, लेकिन बी इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? तो इसका आंसर बी आएगा जी। चलिए आगे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगेन आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको ये असर्शंस के बारे में बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या कहता है? एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कहते हर साल सरकार टारगेट फिक्स करती है कि कितना हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ये तो है ही है कि सरकार टारगेट फिक्स करती है। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सरकार के जितने भी यूनिट्स हैं, या तो मेनली जो लॉस मेकिंग यूनिट होते हैं, सरकार को लगता है कि मेरा ये जो यूनिट है ये घाटे में जा रहा है, तो सरकार उसको बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉस मेकिंग यूनिट को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी हाई प्रोफाइल कंपनीज हैं जिसको सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। तो कहते हैं सरकार हर साल एक टारगेट फिक्स करती है कि हमने कितनी अपने एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्टमेंट करना है। इसका रीज़न क्या दे रखा है? कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट इज़ एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये मैंने अभी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉस मेकिंग यूनिट को ही डिसइन्वेस्टमेंट करती है, हाई प्रोफाइल कंपनीज को भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि आर गलत है तो सी आएगा। सी में क्या दे रखा है? असर्शन ए, assertion is true but reason is false। तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अगेन आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। इसको आपको चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। तो करेक्ट पेयर आपको चूज़ करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें। देखिए ऑप्शन सी क्या दे रखा है? प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था स्टूडेंट्स? कहते स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। कहते स्टूडेंट्स को बाहर भेजा गया था ताकि वो पढ़ के कुछ नया काम सीख कर आएँ। तो ये इसको बोलते हैं प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा 22 का सी। ठीक है जी, तो ये पेयर सही है हमारा 22 का सी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 23rd। डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। किसने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? दैट इज चाइना। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी दैट इज चाइना। अब आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज पढ़ के आपको 3 क्वेश्चन टिक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 जी, एंड बस ये 3 क्वेश्चन ही आपको फिल करने हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 24 क्या दे रखा है? पैसेज आप पढ़ लोगे, पैसेज आप खुद से पढ़ोगे। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय। देखिए जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम अनसर्टन क्यों है? कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वैसे तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। एग्रीकल्चर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेनफॉल के ऊपर। तो इसका आंसर आएगा इर्रेगुलर रेनफॉल। कभी बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी होगी, बारिश ख़राब होती है तो फसल ख़राब होगी। उसी के ऊपर जो फार्मर्स की इनकम है वो डिपेंड करती है। सम इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट debt waiver scheme are extremely beneficial to the poor and marginal farmers as these schemes reduce the burden of dash। देखिए डेट वेवर स्कीम होती है, सरकार माफ़ कर देती है किसानों का कर्जा। क्यों कर देती है? क्योंकि इससे जो किसानों के ऊपर बर्डन होता है कर्जे का वो कम हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा एज दीज स्कीम्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ इनडेटनेस। 2 ऑप्शन आपको दे रखी हैं, आप उनमें से क्या करोगे? इनडेटनेस, कर्जे की जो इनडेप्टेडनेस कर्जा जो है, कर्जे का जो बोझ है वो ख़त्म कर देती है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस डैश
इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट चीपर रेट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस टू फार्मर्स। कहते हैं कौन से बैंक जो है सस्ते रेट पे किसानों को लोन देते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल एरिया की बात हो रही है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की बात हो रही है। नहीं तो हम करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज RRB। क्लियर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। आर डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट के लिए कौन से जो है इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है? ऑप्शन सुन लीजिए, RRB और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसका आंसर आएगा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है? इंडिया हैज़ emerged as a hotspot for medical tourism. Discuss the statement with valid arguments. कहते हैं इंडिया जो है आजकल टूरिज्म बन चुका है, एक प्लेस बन चुका है, किसके लिए? फॉर मेडिकल पर्पस। हाँ ये सही है, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उस कारण जो बाहर से भी लोग इंडिया में अपना जो है ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं। कहते हैं हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया ऑफर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड ऑल दीज मेडिकल सर्विसेज आर लेस कॉस्टली इन इंडिया एज कंपेयर टू सिमिलर हेल्थ केयर सर्विसेज इन अदर कंट्रीज़। इंडिया में एक तो हेल्थ सर्विसेज सस्ती हैं और एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं हाई जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के साथ, इसलिए इंडिया जो है एक हॉटस्पॉट बन चुका है फॉर मेडिकल टूरिज्म। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है और में दे रखा है, चॉइस है डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सरकार ने से कौन से 2 कदम उठाए हैं एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? एक तो सरकार ने क्या कर दिया कि उनको जो है मार्केट को रेगुलेट कर दिया, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, क्योंकि जब किसान पहले अपना फसल मार्केट में लेके आते थे तो उनको प्रॉपर अपना प्राइस सही नहीं मिल पाता था, तो सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, मार्केट को रेगुलेट कर दिया गया है, सारा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, प्रॉपर फेयर कर दिया गया है। सिमिलरली किसानों को कई सारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी रहती थी मेनली, कि प्रोडक्शन तो हो जाती थी लेकिन उनको स्टोर करने की दिक्कत आती थी, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत रहती थी, कम्युनिकेशन की दिक्कत रहती थी, तो सरकार ने ये चीज़ें प्रोवाइड की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें आप ये 2 पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखिए वर्कफोर्स 2 सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, एक तो फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। जब वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सिंपल, बस आपने एक ही लाइन में इसका रीज़न देना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th क्या कहता है? एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। कहते हैं जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं तब से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट आए हैं। क्या? देखिए एक तो जो सरकार ने क्या कहते हैं कि सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइक इरिगेशन में, पावर में। कहते वो सरकार ने ना जब से रिफॉर्म किए तब से वो सब्सिडी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे पीछे खींच ली। दूसरा, सरकार सब्सिडी देती थी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, वो भी अब कम कर दी, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर उतना फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ होते थे और ये हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं थे। तो एक तो सरकार ने फर्टिलाइज़र्स की जो सब्सिडी है वो कम कर दी, इसमें इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। सिमिलरली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या आया था? लिबराइजेशन आया था, लिबराइजेशन आया और एक ग्लोबलाइजेशन आया, जिसमें हम वर्ल्ड लेवल पर मार्केटिंग करने लग गए। तो वर्ल्ड लेवल पर जब हम मार्केटिंग करने लगे तो इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा आ गया, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एक क्या हुआ, पहले हम फूड क्रॉप्स
प्रोड्यूस करते थे। फूड क्रॉप्स मतलब जो हमारे खाने के काम आती थी, लेकिन जब कॉलोनियल सिस्टम था तो उन्होंने फूड क्रॉप की जगह पर क्या प्रोड्यूस करने के लिए जोर डाला, हमें कैश क्रॉप्स, जिसका हम व्यापार कर सके। तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है। तो ये मेन 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, एक चॉइस में दे रखा है। इसका पार्ट देखिए क्या है। आत्मनिर्भर भारत had been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of the planning process. Do you agree with the given statement? ये तो है ही है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम यही चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर हर एक चीज़ में, कि जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे, लाइक टेक्नोलॉजी को लेकर, कैपिटल को लेकर, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। तो हमने स्ट्रेस दिया गया कि हम खुद ही प्रोड्यूस करें। इसमें आप इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 में इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इसमें क्या रहता है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रोटेक्ट होंगी। इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, इससे ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा। तो हमारा जो देश है वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। तो ये कुछ बातें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड और चॉइस में दे रखा है, डिस्कस ब्रीफली एनी 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलग अलग सेक्टर में आए थे, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में आए। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहले क्या था, जो हमारा RBI वो रेगुलेटर था। रेगुलेटर किसका? RBI रेगुलेटर था कमर्शियल बैंक्स का। लेकिन अब RBI को इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर फैसिलिटेटर बना दिया गया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अब RBI फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। तो ये RBI के रोल में चेंज किया गया कि अब वो रेगुलेटर ना होकर फैसिलिटेटर बन चुका है। सिमिलरली दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, कुछ भी कर सकते हो आप कि टाइम टू टाइम जितने भी रिजर्व रेट्स हैं वो कम कर दिए गए, या ये कह लो कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ रहे हैं, कि प्राइवेट बैंक आगे आ रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट तभी अर्न करेंगे जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स आए। कुछ भी आप इसमें रीज़न दे सकते हो। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के आपने 2 रिफॉर्म्स इसमें लिखने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपको एक डाटा दे रखा है, आपको उसको कंपेयर करना है। डाटा गिवन है इंडिया और चाइना का। इसमें इंडिया का मैं यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ, लिखोगे आप अपने आप। देखिए क्या है, 80 to 90 एंड 2015 to 2017। इसमें डाटा दे रखा है इंडिया और चाइना का। 5.7% ये GDP दे रखा है। फिर इंडिया की ग्रोथ होगी 7.3%, चाइना में है 10.3, फिर इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई 6.8%। अब ये जो डाटा दिया गया है ना, इसको आपने लिखना है कि ये क्या कहता है। इसमें हमने देखा होगा कि जो चाइना है उसने जो है ग्रोथ जो है वो ज़्यादा कवर करी है। अगर हम 80 और 90 के बीच में कंपैरिजन करें, इंडिया में ग्रोथ रेट कम है, GDP चाइना की ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वही कंपैरिजन करें 15-17 में, तो इंडिया की जो ग्रोथ है GDP वो 5.7 से 7.3 हो गई है, लेकिन चाइना की कम हो गई है। फिर भी इंडिया जो है वो काफ़ी पीछे है, चाइना को भी वो कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो आप कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इफ़ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ रीजनरेशन इट लीड्स टू रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये तो है ही है। देखिए एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता रहेगा, जितने रिसोर्सेज आप बाहर निकालते रहोगे और जनरेट कम कर रहे हो, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा।
ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो स्केयर्स है, तो जितना ज़्यादा हम इनको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, तो इससे क्या होगा, मीन्स डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड पूरा करने के लिए कोई रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स is not an adequate measure to identify the poor. Establish the rationale of the given statement with valid reason. देखिए पुअर को ना डिफाइन किया गया था कैलोरी बेस्ड के ऊपर कि अगर आप रूरल एरिया में रह के 2400 कैलोरीज आप ले रहे हो, अर्बन एरिया में अगर आप 2100 कम से कैलोरीज ले रहे हो तो आप गरीब हो। लेकिन ये जो क्राइटेरिया ना कहते हैं ये सही नहीं है, क्राइटेरिया सही नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे हमें जो पुअर है और एक वेरी पुअर है कहते उसके बारे में नहीं पता चल पाता। बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इनकम है, वो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, ना कि कैलोरीज का। ठीक है, चलिए आगे इसी का चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। कहते जो वुमेन्स हैं ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगी होती हैं, रेगुलर जॉब पर क्यों नहीं लगी होती कि जिनको रेगुलर सैलरी मिलती हो, परमानेंट जॉब में क्यों नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेल और फीमेल के में डिस्टिंक्शन कर रखा है उनकी कैपेबिलिटी को लेकर, लेकिन ये फैक्ट है कि ज़्यादातर जो जॉब्स होती है वो स्किल नेचर की होती हैं और ये माना गया है कि वुमेन्स में इतनी स्किल नहीं होती, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए। और दूसरा एक वैसे ये रीज़न वैलिड है, जो दूसरा है वो है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ वुमेन, कि वुमेन्स जो है ना वो अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकती, इसलिए उनके अपने शहर में जैसी नौकरी उनको मिलती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैसे वो कर लेती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे क्या दे रखा है, एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इसमें 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। ईयर आपको दे रखे हैं 93, 94, 99, 2011 और 12। इसके बीच में आपको ये कंपैरिजन करना है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आई है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये देखो आप, मैं लिख रही हूँ 93, 94, 99, 2011 एंड 12। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी और सर्विस सेक्टर। 64, 16, 20, 60.4, 15.8, 23.8, 24.3, 24.3, 26.8। देखिए अब हम कंपैरिजन करते हैं। 93, 94 में प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे 64 एग्रीकल्चर में, लेकिन वही 2011-12 में आके बहुत कम हो गए। तो ये फैक्ट है कि धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू अदर सेक्टर्स, मेनली सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। तो ये कम हो गई है, ये 2000 में कम हो गई थी, फिर इसमें 11-12 में और कम हो गई है। सिमिलरली आप देखोगे कि सेकेंडरी सेक्टर में ये बढ़ रही है, 16 to 24.3 होगी, और सर्विस सेक्टर में भी बढ़ रही है। बस इसमें हम यही रीज़न देंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से कम होके दूसरे सेक्टर्स में जा रही है, तभी हमारी जो इंडियन इकॉनमी है हम उसको बोलते हैं डेवलपिंग इकॉनमी। अदरवाइज इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप इकॉनमी थी। अंडर डेवलप इकॉनमी का मेन फीचर होता है कि जिस इकॉनमी में मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। लेकिन अभी इंडियन इकॉनमी को डेवलपिंग इकॉनमी क्यों बोला जाने लगा, क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्ट है लास्ट क्वेश्चन के, ट्रू और फॉल्स के साथ वैलिड रीजन आपको देना है। क्वेश्चन ए, सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव ट्रिकल्ड डाउन टू द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। कहते जिस हिसाब से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो जो बहुत गरीब लोग हैं उनके तक नहीं पहुंच रहे। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों है इसका रीज़न? आप नहीं, एक मिनट। बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव ट्रिकल्ड डाउन टू द पीपल एट द बॉटम ऑफ द। कहते ये बेनिफिट्स जो है ना,
बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव ट्रिकल डाउन। कहते इन्होंने ये क्या बोला है कि ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं मान सकते कि जीडीपी ग्रोथ कम हुई है इस वजह से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा, बहुत सारे अदर रीजंस हैं। इट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और मैसिव रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, इस वजह से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहे। ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो रही है देखिए ग्रोथ तो ज़्यादा हो ही रही है जीडीपी में, लेकिन वो ग्रोथ जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसके नीचे के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे। रीज़न ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एक तो सॉरी ऑफ इनकम, ये अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सारे बेनिफिट्स किसको मिलते जा रहे हैं, रिच पीपल को मिलते जा रहे हैं सारे बेनिफिट्स, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है हमारी इकॉनमी में कि वो जीडीपी ग्रोथ को भी हिट करके जा रही है, इसलिए बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसको अगर हम डेवलप करें, उनको अगर हम एजुकेट करें तो वो हमारे आगे बहुत काम आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना मीन्स अगर उनकी हेल्थ सर्विसेज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो लोग हैं नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे हमारी इकॉनमी के लिए कि कैसे हम अपनी इकॉनमी को आगे लेके आ सकते हैं, नई नई इन्वेंशंस आएंगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट देखिए इसका। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। देखिए क्या है, जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम किस वजह से बढ़ रही है? ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर हमारे देश को मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो किसी भी इकॉनमी को रन करने के लिए चाहिए, तो उससे हमारी नेशनल इनकम ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये जो है इनका पॉजिटिव रिलेशन है आपस में। क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उससे प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो क्वेश्चन कहते हैं कि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, आप बोलोगे नहीं, इनका पॉजिटिव रिलेशन है। बस, तो ये आपका स्टूडेंट पेपर है। सीबीएसई ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, कुछ काफ़ी केस स्टडीज़ आई हैं। तो अगर आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे, जितने वर्ड्स इन्होंने बोले हैं उसी वर्ड्स को ध्यान में रख के उतनी लिमिट में अगर आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।